क्या जम्मू कश्मीर में वाकई आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है। 8 तारीख को बहुत सारे लीडर जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए कश्मीर घाटी अग्नि परीक्षा होने जा रही है और वो जो नेशनल लेवल पर एक अल्टरनेटिव बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब चकनाचूर भी हो सकता है। लेकिन जहां आम आदमी पार्टी जम्मू के अंदर उनकी एक्टिविटीज बढ़ी हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी प्रेजेंस बढ़ी है, वहीं पर क्या भारतीय जनता पार्टी इन सब डेवलपमेंट से परेशान है? मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत ठाकुर हैं। अभिजीत जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या आप परेशान हैं? जुनेद जी, आपको मुझे देख के लगता है कि परेशान है, तो मुझे लगता है कि मेरा चेहरा काफ़ी कुछ आपको कह रहा होगा। रही बात जिस पार्टी के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, ऐसी पार्टियां आती रहती हैं जाती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक पार्टी जिसकी कुछ मूल सिद्धांत हैं और सिद्धांत में सबसे बड़ा सिद्धांत जो हमारी एक बॉटम लाइन जिसको हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं वो है कि हमारे लिए सर्वप्रथम देश होता है, उसके बाद हमारी पार्टी और लास्ट में अपना आप आता है। ऐसी आइडियोलॉजी वाली पार्टी जो है उसके खिलाफ कई लोग आते हैं, ऐसी बात है, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाते क्योंकि इन सिद्धांतों के ऊपर टिके रहना, इन सिद्धांतों के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। और जिस पार्टी के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, इस पार्टी का आप जो है इतिहास भली भांति जानते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस तरह से एक अपॉर्चुनिस्टिक जो इनके लीडर हैं उन्होंने किस तरह से वो लोग जिन्होंने इनका साथ दिया था उनको कैसे साइडलाइन कर दिया। एक ऐसे फ्रीडम फाइटर अन्ना हजारे जैसे इनके साथ थे जिनके कंधे पर रख के इन्होंने बंदूकें चलाई, उसके बाद वो कंधा भी गायब और अन्ना हजारे जी भी गायब हो गए। तो ऐसी पार्टी का कितना आगे मुस्तकबिल रहेगा और कैसा रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल, लेकिन एक बात तो ये भी सामने है कि दिल्ली में आए तो स्वीप कर गए, पंजाब में आए तो स्वीप कर गए, जहां ये आते हैं तो फिर आ ही जाते हैं और जहां पर नहीं आते वहां सूखड़ा साफ हो जाता है। यूपी में सूखड़ा साफ हो गया, जमानतें जब्त हो गई जितने कैंडिडेट खड़े किए थे। उत्तराखंड में सेम हाल हो गया, गोवा में यही हाल हुआ और इसी तरीके से थोड़े बहुत कुछ कैंडिडेट इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी उठाए थे, लेकिन वहां पर भी इनका कुछ बना नहीं। लेकिन जम्मू में हम देख रहे हैं कि वो नेता जो कांग्रेस में थे या भारतीय जनता पार्टी में आने को लेकर जिन अटकलें लग रही थी, बातें चल रही थी कि शायद ये बीजेपी में आएंगे, वो नेता अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो क्या ये बात मानेंगे कि जम्मू की 43 सीटों में से कम 7 से 8 सीटें ऐसी तो इस समय हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को वो लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, संभवतः ज्वाइन करें ना करें वो बात की बात है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट वहां पर हो सकते हैं और आपके लिए परेशानी बना सकते हैं? देखिए, पोटेंशियल कैंडिडेट सभी होते हैं। मैं कहूँगा अपोजिशन में आप कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। सबसे पहली बात है, हर एक इंसान में उतना कैलिबर है, हर एक इंसान अपनी जगह पर जो नेता बनने के लिए आया है या पॉलिटिक्स में है वो हमेशा अपने दाव पेच पूरे खेलता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है काफ़ी समझदार है। रही बात जो आप जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में मुझे लगता है जिस तरह से इनको एक उन्होंने अपना क्रिएट किया हुआ है सबके बीच में। मेरे साथ एक बार उनके एक प्रवक्ता बैठे थे, देखो जी हमने दिल्ली में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। दिल्ली के इतिहास से चले जाएं आप, राजाओं के टाइम से हर एक चीज़ दिल्ली पर फोकस है, सब कुछ दिल्ली पर फोकस है। और जो शीला दीक्षित जी हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। ऐसी जगह पर अगर आप कुछ करके भी दिखा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब पंजाब में जब ये कर दिखाएंगे तब हम इनको मानेंगे। सबसे पहली बात यह थी, पंजाब में एक एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस के खिलाफ लोगों का एक माहौल था, बहुत बड़ा माहौल था और आपने भी कोशिश बड़ी की लेकिन बना कुछ नहीं। पंजाब में एक चीज़ आप समझे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कैडर अभी बनना शुरू हुआ है, क्योंकि हम पहले वहां पर एक सहयोगी पार्टी हमारे साथ थी, तो हमने कभी अपना उस हिसाब से कभी वर्किंग की नहीं पंजाब में, और उसी का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। अगर हमारा वहां पर पूरी तरह से कैडर बना होता तो पंजाब में कभी नहीं आ सकते थे। रही बात, कुछ ऐसे वहां पर हालात जरूर रहे जिसका फायदा ये लोग उठा चुके। किसान आंदोलन ने भी आपको डुबोया, हालांकि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अपने साथ लाए थे और भी अन्य कई दलों को आपने साथ लाए थे, उसके बावजूद आप डूब गए। देखिए, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट जरूर रहा है, मैं इसको बिल्कुल वो नहीं कहूंगा कि नहीं रहा है, लेकिन एक मेन जो चीज थी वो लोग वहां पर उब चुके थे कांग्रेस की सरकार से, और हमारा भी वहां पर हम रेडी नहीं थे इन सब चीजों के लिए। फिर भी जो भी हमने वहां पर सीटें ली है और इतनी जल्दी में जो कैडर बना है, काफी हमारे जम्मू कश्मीर से जो है ये भी लोग वहां पर जाके मेहनत करते रहे, पंजाब में भी कैडर सारा बनाया गया। आने वाले वक्त में आप देखेंगे, क्योंकि जो इन्होंने आप सिर्फ साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आपके लिए जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी कठिनाई आप नहीं? मैं बिल्कुल नहीं कहता, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जुनेद जी आपका जो चैनल है ये बड़े सीरियसली बातों के ऊपर करता है, आप बाकियों की तरह सिर्फ टीआरपी के पीछे नहीं पड़ते हैं। मैं इसलिए एक बात बताना चाहता हूँ और ये संदेश है सभी लोगों के लिए जो कहीं पर इनके छलावे में अगर आ सकते हैं तो पहले से बता देना चाहता हूँ। एक कंट्री है वेनेजुएला,
अगर आपने उसका इतिहास सुना होगा तो वहां पर भी 15 साल 20 साल पहले वहां पर उसके जो भी हुक्मरान थे उन्होंने सब कुछ मुफ्त बांटना शुरू कर दिया लोगों को। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, हर एक चीज़ फ्री बीज देना शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे। आज जब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं तो जाकर वेनेजुएला में देखिए क्या हालत हो चुकी है। जो काम इन्होंने लोगों को जो छलावे देना शुरू किए हुए हैं, जो ये मुफ्तखोरी की तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं, ये कोई हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इससे भारत विकास की तरफ नहीं जाएगा, आप ये चीज समझें। पंजाबियों जैसी कौम जो अपनी मेहनत के लिए जानी चाहती है, पूरी दुनिया के अंदर पंजाबी क्यों प्रेजेंट है, वो अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। उनको आप इस तरह के फ्रीबीज के जो लालचन देके अगर आप उनको कुछ देर के लिए बेवकूफ बना रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं हो, ना ये हिंदुस्तान के लिए ठीक है। आज जिस तरह की आप पूरी भौगोलिक परिस्थिति देखें, आप पूरे के पूरे दुनिया में जिस तरह का हालात चल रहे हैं, आपका कंट्री का सक्षम होना कितना इंपॉर्टेंट है, आपका कंट्री अपने पैरों पर खड़ा होना कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपने लोगों को चंद थोड़ी सी बिजली फ्री या पानी फ्री देकर उन लोगों को आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या ये जिस हिंदुस्तान का मोदी जी ने एक लोगों के लिए जो तैयार कर रहे हैं, क्या हम उसमें पूरा उतर पाएंगे इस तरह से? लेकिन जैसे आपने कहा फ्रीबीज की बात की, आपकी पार्टी के भी नेताओं ने अब ऐलान करना शुरू कर दिया, अब हम आएंगे तो इतने बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, हम भी ये फ्री दे देंगे। जम्मू कश्मीर के आपके नेता जो ये ऐलान करने लगे, क्या प्रवक्ता के तौर पर अभिजीत ठाकुर इस बात को मानते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर आम आदमी पार्टी, केवल इसलिए कि वोट मिलना चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए? आपको भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि भाई सत्ता मिलने के बाद जम्मू कश्मीर की जो हालत ऑलरेडी है, फाइनेंशियल पोजीशन जो ऑलरेडी है, उसमें ये सब संभव नहीं हो पाएगा? देखिए, जो नेता ऐसी बात करते होंगे वो नेता उसी का जवाब दे। मैं इस चीज़ में मानता हूं कि जहां पर जब जरूरत होती है तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फ्री कोई किसी को नहीं दे सकता। आपको याद होगा जब नया नया कोरोना आया तो बिहार में चुनाव हुए थे। बिहार में चुनाव में कुछ नेताओं ने कह दिया जी मुफ्त वैक्सीन देंगे, तो अपोजिशन ने कहा जी सिर्फ बिहार में क्यों दोगे, पूरे हिंदुस्तान में दो। तो मोदी जी जो आपदा में हमेशा अवसर ढूंढते हैं, पूरे हिंदुस्तान में फ्री दी कि नहीं दी? जिस चीज़ की जरूरत थी लोगों को सब पूरे बताएं। पूरी दुनिया के अंदर भले वो डेवलप्ड कंट्री भी है, किसी ने हिम्मत की किसी को फ्री वैक्सीनेशन देने की? ये हम ही ने कर दिखाया। यूएसए में बहुत महंगी है। आप खुद सोचें, ये जो चीज़ें लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है, जो चीजें लोगों के लिए जरूरी है वो जरूर देनी चाहिए। लेकिन लोगों को वोट की राजनीति से जोड़कर आप अगर उनको कुछ फ्री तो फ्री भी एक हिसाब से देते हैं। जरा इनका आप दिल्ली का आंकड़ा निकाल कर देखिए, जो 300 यूनिट तक ये लोग फ्री दे रहे हैं, उसके बाद अगर 1 यूनिट भी ऊपर हो जाता है तो क्या करते हैं, वो भी आपको पता है। दूसरी बात एक और बताता हूं मैं आपको, ज्यादातर जो दिल्ली के लोग हैं वो अब छोटे छोटे अपने कामों में व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं हर एक की दुकान या कुछ ना कुछ ऐसा काम है, घर पे वो बेचारा अपनी 1 यूनिट बिजली बचाकर आता है और वहीं पर उससे वो वसूली जाती है उसके बिजनेस के दुकान के अंदर, 3 गुना ज्यादा उससे वहां पर ले लेते हैं। तो ये दिल्ली के लोगों को आप समझ आना शुरू हो गया और अगली बारी जरूर केजरीवाल जी को वहां से जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या अभिजीत जी एक बात मानेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में लोग आपसे नाराज हैं? शराब के कारोबारी वो यही शिकायत करते हैं, कहते हैं जी सारा शराब का कारोबार आपने जो है पंजाबियों को दे दिया। आप बात करें माइनिंग वालों को, वो कहते हैं जी माइनिंग के सारे ठेके बाहर चले गए। उसके बाद आप बच्चों की बात करें, कहते हैं जी पोस्टें विड्रॉ होती हैं, बीजेपी के नेता जाके गवर्नर के दफ्तर के बाहर अगर सो भी जाएं तब भी गवर्नर ने इनकी बात नहीं माननी। फिर बॉर्डर बटालियन के बच्चे आते हैं, के बच्चे कहते हैं जी हमारा इम्तिहान आपने, हमारी दौड़ आपने करा दी थी, इम्तिहान करा देते हमारा, आपने इसमें कहा डोमिसाइल वाले बच्चों को लेना है। तो क्या अभिजीत जी ये बात आप मानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में आपकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर नहीं सुनता? ये आप कैटेगोरिक और क्लियर? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई सामने कितने सालों से पॉजिटिव डायरेक्शन, जो आज तक इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो की हैं, भले वो पीडीपी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, कांग्रेस रही, उन लोगों के साथ जो धोखा किया इन लोगों ने किया। आप मुझे बताएं, जितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई हैं, जितनी भी ये लोग अडॉक अपॉइंटमेंट करते थे, उसके अंदर क्या कभी पारदर्शिता थी? कभी नहीं रही थी। जो कोई एनसी का रिश्तेदार, कांग्रेस का रिश्ता, उसको नौकरी मिल जाती थी। अभिजीत जी आप मेरा असली सवाल जो टाल गए, मेरा सवाल ये है, क्या ये बात आप मानते हैं कि क्योंकि कुछ चीज़ों का तो ये यूं कहिए मैं आई विटनेस हूं, कई जगहों पर आपने चिट्ठी लिखी, आपने दिल्ली चिट्ठी लिख दी, आपने गवर्नर को चिट्ठी लिख दी, लेकिन चिट्ठियां लिखने के बाद, गवर्नर से बात करने के बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कन्विंस नहीं होते। और सबसे हैरानगी की बात तो तब हुई कि जो पोस्टें विड्रॉ हुई वो उस समय हुई जब भारतीय जनता पार्टी के आज के नेता उस समय एडवाइजर थे और उस मीटिंग में बैठे हुए थे, जिस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन के ऊपर यह फैसला किया कि हम पोस्ट विड्रॉ करेंगे। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में ना आपके एडवाइजर ने लोगों का कोई भला किया, तो ना आप लोगों की बात सुनी जाती है।
देखिए, हमारी बात नहीं सुनी जाती ऐसा तो कुछ नहीं। हम जिस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं तो फिर कर भी दिखाते हैं। और रही बात जो एलजी को, मुझे लगता है एज ए इंडिपेंडेंट एलजी को, अगर एलजी साहब अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो ज़रूर लेना चाहिए। और जहां पर मुझे लगता है कि अगर कभी भी एलजी ऑफिस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ पीछे छूट जाती है तो सबसे पहले हम ही लोग उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन आप कहें कि एलजी बायस्ड होकर केवल और केवल भाजपा के काम करे तो वो गलत भी होगा। फिर आप किस तरह का इंसाफ देने जा रहे हैं? फिर तो वैसा ही रहा जो आज तक यहाँ चुनाव पर। तो आपने लड़ने, लोगों के बीच में जब आप जाएंगे लोग आपको कहेंगे भाई हमारा काम ही नहीं हुआ, आप चुनाव लड़ने के लिए मेरे को बताएं, मैंने आपके सामने अभी 3-4 एग्जांपल्स कोट कर दिया। आपके सामने मैंने वीडीसी की बात की, एसआरओ 202 की बात की, और जितनी भी अपॉइंटमेंट आज जुनेद भाई आ रही हैं, आप मुझे बताएं उसमें एक भी बताएं सिफारिश वाला कुछ है? कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। यही तो प्रॉब्लम रही जम्मू कश्मीर की रियासत की कि हकदार को हक नहीं मिला। हमेशा इन्होंने अपने हक जो है वो अपने रिश्तेदारों को बांटे। अगर हकदार को हक देते रहते तो क्या जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क होता? आज अगर हम भी वही काम करेंगे, हम भी वही बैकडोर अपॉइंटमेंटों में इन्वॉल्व हो जाएं, हम भी आउट ऑफ द वे जाके काम करना शुरू हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर कैसे बाकियों से अलग रहेगी? हम जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। और रही बात एलजी ऑफिस की, जो मापदंडों पे बात सही होती है, जहां पर रूल्स सही हैं, जहां पर हर एक चीज के लिए हम लोग स्टैंड लेते हैं और बड़े हद तक हम लोग कामयाब भी रहते हैं। कहीं पर इक्का दुक्के केस में अगर अभी तक थोड़ा सा डिले हो रहा है उसका भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन आप देखें बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंसाफ एलजी ऑफिस से ही मिला है आज की डेट में। लेकिन प्राइवेटली जब हम आपके नेताओं से बात करते हैं, प्राइवेटली एक बात तो नेता मानते हैं, कहते हैं कि अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो हम ये सब नहीं होने देते। आप भी ये मानते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज़ है। लोकतांत्रिक सरकार जरूर होनी चाहिए। सरकार होना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनती तो क्या आपको नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए कम से कम 1-2 पॉलिटिकल एडवाइजर जरूर रखने चाहिए, जो कम से कम उनको जमीनी स्थिति से वाकिफ कराएं कि जमीन पर क्या हो रहा है? देखिए, ये रिकमेंडेशन हमने भी उनको दी है क्योंकि पॉलिटिकल एडवाइजर होना बहुत ज़रूरी है। एलजी साहब ठीक है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी अर्सवाइल स्टेट है कि जिसे समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए उनको ज़रूर कुछ ना कुछ जो लोकल हैं उनको अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इससे ये होगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन और बढ़िया कर सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन उनसे है उस पर वो खरे उतर सकते हैं। और आने वाले वक्त में जो है, जैसे आज उन्होंने कई चीज़ों की प्रॉब्लम रेडिकेट कर दी है, वो वैसी कई प्रॉब्लम फिर से ना आए कोई, इसके लिए तो ज़रूर उनको भी हमारे साथ जो है मिलकर ही चलना पड़ेगा। बहुत हद तक ऐसा है कि हमारे साथ उनका जो तालमेल है अच्छा बैठता है, लेकिन कुछ जगहों पर अगर हमें भी कोई ऐसी चीज़ की आपत्ति है तो हम कैटेगोरिकली बोलते हैं जी ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक नुमाइंदा जिसे सेंटर से यहाँ पर लाया गया है वो जम्मू कश्मीर की इस सारी जो स्थिति है इसको ठीक करने के लिए लाया, और काफ़ी हद तक उन्होंने इसमें कामयाबी भी दिखाई है। आज सिचुएशन आपके सामने ग्राउंड लेवल पर काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुकी है। आज वो पुरानी जो लूट खसूट थी वो आपके सामने नहीं है। आज जो पहले इन लोगों ने अपने ही सिस्टम से चीज़ों को चलाते थे वो अब नहीं होता है। अब जिसको जो हकदार है उसे हक मिल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं, लेकिन इससे बेहतर हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह से आपने पॉलिटिकल एडवाइजर की बात की, अगर पॉलिटिकल एडवाइजर एलजी साहब के साथ 2 अगर ऐसे आ जाते हैं तो उनको बड़े अच्छे से जो है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें जम्मू कश्मीर की तरफ। और पूरा सेंटर ने भी, अगर मोदी जी ने भी, माननीय अमित शाह जी ने भी अगर यहाँ पर कहा था कि एक नया जम्मू कश्मीर, तो वो नए जम्मू कश्मीर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम जल्दी से जल्दी उस नए कश्मीर का जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे तो ये अच्छा ही रहेगा, और इसके लिए सबका योगदान जो है वो बराबर है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं घाटी में तमाम राजनीतिक दल, कहते हैं जी कि जहां लोग बीजेपी में, चूंकि आपकी पार्टी में बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे कश्मीर के, तो आपने 2 पार्टियां बनाई हैं जहां आप कहते हैं इधर चले जाओ इधर चले जाओ, लेकिन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में मत रहो, पीडीपी में मत रहो, बाकी दलों में नहीं रहो। क्या ये आप कर रहे हैं घाटी में? देखिए, हम कौन होते हैं किसी की पार्टी को हम टर्म डिक्टेट करने वाले? पहली बात, अगर किसी ने पार्टी बनाई है तो अपनी मर्जी से बनाई है, हमारे कहने पर तो कोई पार्टी नहीं बनाएगा। हाँ, पर मैं खुद जरूर कहूंगा कि भूल कर भी कोई एनसी में ना जाए, पीडीपी में जाए, कांग्रेस क्यों? में आप ना तो जाए। खुद पीडीपी से आए हैं। मैं बताता हूँ ना, जब हमने पीडीपी से सरकार भी बनाई थी, हम तो पीडीपी से हमने सरकार भी बनाई थी। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक मौका दिया गया था, जब उमर अब्दुल्ला साहब जो आज लोगों को भड़का, कैसे हैं अंदर से ये दल? क्या इनके दिलों में वाकई जम्मू और दोनों संभागों के लिए एक जैसा प्यार है? आप तो रहे। देखें, बिल्कुल नहीं, मैं अब रहा भी हूं, पर मैं बता सकता हूं कि नहीं रहा। और एक बात याद रखिएगा जुनेद भाई, कि जहां पर परिवारवाद बीच में आ जाता है ना, वहां पर कभी भी आप किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। आज श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? परिवारवाद की वजह से हो रहा है। आज परिवारवाद ने श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर दिया। तो यही परिवारवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, यही परिवारवाद तो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं जो परिवार में पारिवारिक पार्टियों में जो परिवार का सदस्य पार्टी का हेड होता है वो कुछ कान का कच्चा होता है। बिल्कुल कान का कच्चा भी होता है, प्लस वो बायस्ड होगा ना। वो तो बेचारा एक ही आंख से देखेगा, उसकी एक आंख अपने रिश्तेदारों की तरफ ही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह दोनों आंखें थोड़ी ना काम करेगी। हमारे लिए जम्मू कश्मीर तो हमारी 2 आंखों की तरह। खुश हैं आप बीजेपी में आकर?
मैं कहूं कि मुझे जो 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में वापस में जो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, मैं अपने दिल की बात अगर, और मैं आज बहुत बड़ी बात आपके चैनल पर एक और कहने जा रहा हूं, ये भी आप जरूर सुनिएगा। मुझे सही में लगता है कि घर वापसी, और सही में लगता है कि अपने घर में, आपकी घर वापसी, अपने घर में मतलब इंसान आया। जितनी मैं आज आपके सामने जितने मैं जैसे बोल रहा हूं, जो कही मेरी दिल की बातें थी, और मेरी आप पीडीपी के टाइम की भी सारी डिबेटें, नेशनल डिबेटें निकाल कर देख लीजिएगा। कभी एक बार भी मैंने मोदी जी के खिलाफ नहीं बोला, मोदी जी की तारीफ ही की होगी। मैंने भाजपा के भी कभी, ठीक है, प्रवक्ताओं के साथ जरूर बहस हुई होगी, लेकिन मैंने कभी भी हिंदुस्तान जो हमेशा दिल में था वो सबके सामने नजर आता था। वहां पर यही क्या शायद इनको खलता भी था। और रही बात में अपनी बात, जो शायद कोई कहेगा नहीं, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मुझे किसी ने पूछा कि अभिजीत भाई आप इस पार्टी में आए, तो अब इसके बाद अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो आप क्या करोगे? तो मैंने उसको बहुत बड़ी बात कही। मैंने कहा देखें, जीना मरना भी इसी पार्टी में है, और अपनी ये दिल की ख्वाहिश है कि जब लास्ट टाइम हो तो तिरंगा भी इसी सीने पर हो और एक कमल का फूल भी इसी सीने पर हो। मैं कभी भी पार्टी चेंज नहीं करूंगा, हमेशा आपको भारतीय जनता पार्टी में ही नजर आऊंगा। भले मुझे वो जो है कोई वैसा कुछ मिले ना मिले, लेकिन चाहे वर्कर बनकर क्यों ना काम करना पड़े। ये जुनेद भाई आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी पार्टी रहेगी मेरी, और लास्ट मोमेंट पर भी कमल का फूल सीने पर लेकर और भारत माता का झंडा सीने पर लेकर दुनिया छोड़ेंगे। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा, कश्मीर में आप बीजेपी बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कश्मीर में जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनमें से कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई ताकतवर चेहरा नहीं है। और दूसरा ये कि आप भी एक खुशफहमी का शिकार हैं, जिस खुशफहमी में अक्सर लोग कश्मीर में रहे हैं। वो किसी ज़माने में बख्शी गुलाम मोहम्मद से किसी ने पूछा था कि जनाब आपके साथ कितने लोग, तो उनने कहा जनाब 50 लाख लोग मेरे साथ हैं। तो उसने कहा जनाब फिर शेख साहब के साथ कितने, उसने कहा 50 लाख उसके साथ भी हैं। तो कहीं आप भी इसी भ्रम में तो नहीं है कि कल जब चुनाव होंगे, क्योंकि आप मिशन 50 की बात कर रहे हैं, 43 तो जम्मू से समझी जा सकती हैं, इसमें भी 12-14 सीटों के ऊपर आपका कांटे की टक्कर है, तो 50 पूरी कैसे करेंगे आप? क्या आप भ्रम में हैं, या वाकई कश्मीर में लोगों के अंदर, मनों के अंदर बदलाव है और वो बीजेपी को वोट देंगे? आपने कहा कि बड़ा नेता हमारे साथ नहीं है। एक तुक है उसमें, कहते हैं चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा तभी गोविंद सिंह नाम का। हमारे साथ जो जुड़े हैं ना, वो दिल से जुड़े हुए हैं। जितनी शहादतें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ पर दी है, हाथ में तिरंगा लेकर, किसी पार्टी ने दी होगी। आज भी इनको थ्रेट है, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारत माता का तिरंगा लेकर हाथ में जाते हैं। मैं अभी कुपवाड़ा में रैली कर आया हूँ। सब नए लोग हैं, कोई पुराना बड़ा चेहरा क्यों नहीं बीजेपी में आ रहा? क्या दिक्कत है आपकी पार्टी में ऐसी कि वो बड़े, मतलब हालांकि वो लीडर आम आदमी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं, आप हैरान होंगे, नई पार्टी बनी अपनी पार्टी, उसमें लोग चले गए, लेकिन बीजेपी में नहीं आए। मैं आपको बताता हूं ना, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना कोई आसान बात नहीं है। जिस पार्टी की आइडियोलॉजी की सर्वप्रथम देश है, उसके बाद अपना पार्टी, और लास्ट में अपना आप है, तो ऐसे नेता बड़े काम होते हैं। यहाँ पर नेता जो होता है उसके लिए सर्वप्रथम अपना आप होता है, उसके बाद पार्टी, और लास्ट में देश होता है। तो ऐसे नेता शायद मुझे लगता है कश्मीर में बड़े कम है जिनके लिए सर्वप्रथम देश होगा, तो वही भारतीय जनता पार्टी। रविंदर रैना पिछले दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी दावत दी, आइए बीजेपी ज्वाइन करिए। देखिए, दावत तो सभी को देनी चाहिए अगर कोई, लेकिन बात यही आती है, हृदय परिवर्तन आप करा लेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब को आप कभी सोच सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए सर्वप्रथम देश हो सकता है? आप कभी सोच सकते हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए सर्वप्रथम अपनी फैमिली और खुद है उनके लिए। मैं तो पिछले दिनों कह दिया, शायद उनको बुरा भी लगा होगा, इस चैनल पे भी मैं बोल बैठा, मुझे फारूक अब्दुल्ला साहब में और फारूक अहमद डार में कोई फर्क नहीं नजर ना आता। फारूक अहमद डार तो आपको पता ना कौन है, और उन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। एक ने पॉलिटिकली लोगों की हत्या की, पॉलिटिकली लोगों का खून बहाया, 87 में रिगिंग की जिसके कारण, और उसके बाद वो लंदन भागे। और दूसरे ने तो शरेआम जो है लोगों का कत्ल करके, अपने ही दोस्त का भी कत्ल कर डाला उसने। खैर, उसने जो किया है, कम से कम वो शरेआम बोलता तो है कि मैंने ये किया हुआ है। मुझे फिर भी वो थोड़ा सा फारूक साहब से, फिर ठीक नहीं, कम से कम बोलता है मैंने किया है। फारूक साहब तो कर सब कुछ, आज कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। पूरे कश्मीरी पंडितों की कत्लो गारत करवा दी, वहां से MUF की रिगिंग करवा दी, जीतों को हरवा दिया, हरवाओं को जिता दिया। कश्मीर में जितनी आज तक खून बहा है, उसका अगर किसी के हाथ उससे अगर रंगे हो तो फारूक साहब के रंगे हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को मासूम साबित करते हैं लोगों के आगे। तो ऐसे नेता की तो कोई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत ठाकुर। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ने कही कि कश्मीर में हम लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो नेता जिनके लिए देश सर्वप्रथम नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो नेता जिनके लिए देश सर्वप्रथम है पार्टी में जरूर आएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के शासन का जहां तक ताल्लुक है, हमें लगता है बात जायज है, मनवाते हैं, लेकिन जहां उनको लगता है कि बात जायज नहीं है वहां वो नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो बात हमारी नहीं सुनते। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि पॉलिटिकल एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जल्द जोड़े जाने चाहिए, ताकि जब तक उनका शासन रहे लोगों की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक पहुंचे, सिविल सचिवालय में आम जनमानस का तांता लगे। लंबा समय हो गया है अब,
एक लंबे समय से सिविल सचिवालय और आम लोगों के बीच में जो दूरी है उस दूरी को कम करने की जरूरत है।